हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रांस की क्रांति पार्ट 9। दिस इज़ पार्ट 9 ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जैसा कि इससे पहले आप लोग 8 पार्ट देख चुके हैं और ये लास्ट पार्ट है फ्रांस की क्रांति का। इसमें हम लोग कंक्लूजन और प्लस द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ, ये फ्रांस के लोगों को उनके प्रतिदिन के जीवन में क्या क्या समस्याएं आई उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द टुडेज टॉपिक इज़ द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। जो क्रांति के साथ में जो प्रतिदिन का जीवन था फ्रांस के लोगों का, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ अवर टॉपिक, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। तो अब आप हम लोग देखेंगे कि कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथेस पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे रोट, कि क्या जो पॉलिटिक्स है, देखिए कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथेस पीपल वेयर, क्या पॉलिटिक्स जो है वो लोगों के कपड़े पहनने का तरीका बदल सकती है, क्या उनकी भाषाओं को बदल सकती है, या जो किताबें लोग पढ़ते हैं उन किताबों को बदल सकती है। मतलब क्या जो पॉलिटिक्स है, सिर्फ पॉलिटिक्स हमारे वे को चेंज कर सकती है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है। ठीक है, फर्स्ट वाले में तो द ईयर्स फॉलोइंग 1789, 1789 के बाद के जो साल आए फ्रांस में, सॉ मैनी सच चेंजेस इन द लिव्स ऑफ मैन। तो फ्रांस के लोगों में इस तरीके के परिवर्तन देखे गए। मतलब इस तरीके के परिवर्तन फ्रांस की क्रांति के बाद लोगों, फ्रांस के समाज में, फ्रांस के पुरुषों में, फ्रांस के महिलाओं में, फ्रांस के बच्चों में इस तरीके के परिवर्तन देखे गए। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉज that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice। और जो फ्रांस की क्रांतिकारी गवर्नमेंट थी, क्रांतिकारी गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत से कानून बनाए, ऐसे बहुत से लॉ पास किए जिसमें उन लोगों ने लिबर्टी के जो आइडियाज़ थे, इक्वेलिटी के, इनको एवरीडे लाइफ जो प्रैक्टिस थी उसमें शामिल किया गया। तो वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट came into effect soon after the storming of the Bastille in summer of 1789 was the abolition of censorship। इसी प्रकार का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो लॉ आया, जो कानून आया, वो जैसा इन्हें आप स्टार्टिंग में आपने चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि 1789 के बास्टाइल जो मूवमेंट हुआ था उसमें, उसके बाद में फ्रांस से सेंसरशिप ख़त्म हो गई। क्या आप देख सकते हैं कि समर के जो बास्टील मूवमेंट के बाद में अबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, ये बहुत बड़ा परिवर्तन फ्रांस में देखा गया कि 1789 की क्रांति के बाद, बास्टील मूवमेंट के बाद वहाँ पे सेंसरशिप हटा दी गई, अबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। इन द ओल्ड रिजाइम, अब इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी, ओल्ड रिजाइम का मतलब जो 1789 से जो पहले का फ्रांस का समाज था उसको ओल्ड रिजाइम बोलते हैं। तो ओल्ड रिजाइम ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, बुक्स, newspaper plays could be published or performed only after they had been अप्रूव्ड बाय द सेंसर ऑफ द किंग। पहले क्या होता था, कोई भी किताबें जो छापी जाती थीं या जो भी न्यूज़पेपर में बुक्स, प्ले, जो भी कुछ छपता था, वो सब राजा की परमिशन, जो सेंसर्स थे, राजा ने डिसाइड कर रखा था कि, तो कुछ एक कमेटी बनाई थी सेंसर्स की, तो वो लोग ये चुनते थे कि वो लोग डिसाइड करते थे कि कौन सी चीज़ें पेपर्स में छपेंगी। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। इस समय क्या किया गया कि अब क्या है, जब फ्रांस में आपने देखा कि फ्रांस की क्रांति के बाद क्या डिक्लेयर किया गया, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन्स के जो राइट हैं उनको डिक्लेयर किया गया और उसमें बताया गया कि लोगों को बोलने का अधिकार है, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। सबसे पहले फ्रांस की क्रांति ने ही लोगों को ये राइट्स देने स्टार्ट किए। अब न्यूज़पेपर्स में, पैम्फलेट में, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर फ्लॉडेड द टाउन एंड फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। अब फ्रांस में न्यूज़पेपर में, पैम्फलेट में, किताबों में ये जो सारे विचार थे वो काफ़ी तेज़ी से फैलने लगे। तो दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। और इन सारे किताबों में, मैगजीन्स में वो सारी चीज़ें बताई गई और डिस्कस की गई जो परिवर्तन फ्रांस में हो रहे थे। फ्रीडम ऑफ प्रेस आल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस्ड। अब क्या था कि अगर आप किसी भी घटना के विरोध में हैं तो भी आप पेपर में छाप सकते थे, क्योंकि अबोलिशन ऑफ सेंसरशिप हो गया था, सेंसरशिप हट गई थी। ईच साइड शॉट टू कन्विंस द अदर ऑफ
इट्स पोजीशन दो द मीडियम ऑफ प्रिंट। अब लोगों ने क्या किया कि प्रिंट के माध्यम से, इस वाले जो इसमें आप देख रहे हैं एवरीडे लाइफ में, तो लोगों के एवरीडे लाइफ में प्रिंट का काफ़ी योगदान रहा कि जो प्रिंट पब्लिश होते थे, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन्होंने फ्रांस के लोगों के विचारों में परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिया। प्लेज, सॉन्ग, फेस्टिव प्रोसेशन, ये सब सारी चीज़ें थी, उन्होंने फ्रांस के लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रैब्स एंड आइडेंटिफाई द आइडियाज सच एज लिबर्टी। और यही एक ऐसा तरीका था, प्रिंट के माध्यम से ही जो फ्रांस के लोग थे वो ये समझ पाए कि लिबर्टी क्या है। वास्तव में लिबर्टी, जस्टिस, पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने बहुत सी ऐसी किताबें लिखी, टेक्स्ट लिखे जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। बट प्रॉब्लम बस ये थी कि जो हैंडफुल एजुकेटेड लोग थे वही इन चीज़ों को पढ़ पा रहे थे। तो वहाँ पे क्या किया गया, अब लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू उसको डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे से बात करनी कर दी गई। मार्केट में, बाज़ारों में लोग आपस में बात करने लगे और इस प्रकार से जो सारी ये सारी चीज़ें पूरे फ्रांस के लोगों में फैल गई और फ्रांस का जो एवरीडे लाइफ था वो भी चेंज हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं इस चैप्टर के कंक्लूजन पे। कंक्लूजन जैसा कि आप सब जानते हैं, ये बिल्कुल चैप्टर लास्ट में चैप्टर के कंक्लूजन होता है। तो अब हम लोग फ्रांस की क्रांति को यहीं पे इस वाले हमारे पार्ट के साथ में फ्रांस की रिवॉल्यूशन खत्म हो जाएगी। तो हम लोग लास्ट में देखेंगे कि सबसे आखिरी रूल आपने किसका देखा था कि हम लोगों ने नेपोलियन को बिठाया था। ठीक है, तो नेपोलियन पे फिर से आ जाते हैं। देखिए 1804 में नेपोलियन ने क्या किया, खुद को फ्रांस का राजा बनाया। 1804 में, याद रखिएगा 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ द फ्रांस। नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का राजा बनाया। ही सेट आउट टू कॉन्क्योर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज एंड डिस्पोसेसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली। अब देखिए नेपोलियन जो था वो बहुत बड़ा योद्धा था, उसने अब अपने पड़ोसी यूरोपियन कंट्रीज को जीतना स्टार्ट कर दिया। जब वो फ्रांस का राजा बना, फ्रांस के राजा बनने के बाद उसने पड़ोसी देशों को जीतना स्टार्ट कर दिया और उसने अपने बहुत जो डायनेस्टीज थी उनकी स्थापना की, किंगडम्स बनाए और उन सब जगहों पे वो अपनी फैमिली के मेंबर्स को रख देता था। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन को देखा गया कि यूरोप के मॉडर्नाइजर की तरह उसने यूरोप में, अब आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं, नेपोलियन का रोल क्या रहा है, मॉडर्नाइजर ऑफ द यूरोप। नेपोलियन को किस रोल में देखा गया, मॉडर्नाइजर ऑफ द यूरोप। मॉडर्नाइजर ऑफ द यूरोप के रूप में नेपोलियन को पहचाना गया। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। नेपोलियन ने बहुत से ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस किए जिसमें लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा हो सके, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स की चीज़ें लागू की, डेसिमल सिस्टम प्रोवाइड किया। तो अब आप देख रहे हैं कि नेपोलियन ने कई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। तो नेपोलियन एज अ लिबरेटर who could bring freedom for the people, but soon the Napoleon armies come to be viewed everywhere as an इन्वेडिंग फोर्स। नेपोलियन क्या था, एक लिबरेटर था, ठीक है, मतलब उसका काम था फ्रीडम लाना, लोगों को स्वतंत्रता दिलाना। लेकिन बहुत ही जल्द नेपोलियन की जो आर्मीज थी वो हर जगह को जीतने की कोशिश करने लगी, हर यूरोपियन कंट्री को जीतने की कोशिश करने लगी। तो ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। देखिए 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बना और 1815 में नेपोलियन को फाइनली डिफीट किया गया वाटरलू के मैदान में। यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलके, रशिया, ऑस्ट्रिया, पर्शिया और ब्रिटेन, इन 4 देशों ने मिलके 1815 में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को हराया। तो यहाँ पे फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि 1815 में नेपोलियन को हराया गया। ठीक है, तो many of his measures that carried revolutionary ideas of liberty, modern laws to other parts of the Europe had an impact on people long after Napoleon had left। अब देखिए जो नेपोलियन ने नेपोलियन के जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे, ठीक है, और समाज को मॉडर्न करना, मॉडर्न लॉज लाना, नेपोलियन के जाने के बाद भी नेपोलियन अपने ये सारे अच्छे काम छोड़ गया। मतलब लोग उससे फिर भी प्रभावित हुए और ये सारी व्यवस्थाएं चलती रहीं जो नेपोलियन ने चलाई थी। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो अक्सर एग्जाम में आता है, व्हाट वाज द लिगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर दिया गया है, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स
were the most, the idea of liberty and democratic right were the most important legacy of the French Revolution। तो इसको आप याद रखिएगा। These spread from France to the rest of the Europe। अब ये जो चीज़ें थी डेमोक्रेटिक राइट्स और लिबर्टी की, ये फ्रांस से दूसरे देशों में भी 19वीं शताब्दी में यूरोप के दूसरे देशों में भी फैलने लगी। जहाँ कहीं पे भी फ्यूडल सिस्टम था वहाँ के लोगों ने फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया, कॉलोनीज़ को स्वतंत्र कराया गया। और Tipu Sultan and the Raja Ram Mohan Roy were two examples of individual who responded the ideas of coming from revolutionary France। हमारी कंट्री के भी टीपू सुल्तान और राम मोहन राय जी ने, राजा राम मोहन राय जी ने फ्रांस की क्रांति से इन विचारों को अपने देश में फैलाने का काम किया। तो आप देख सकते हैं फ्रांस की क्रांति काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रही, जिसने पूरे फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप और एशिया की, हमारे देश में भी उसके बाद में परिवर्तन आने स्टार्ट हुए। अब आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। आई होप कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आपने इसको एंजॉय किया होगा। और अब आपको ये टेस्ट लगाना है। टेस्ट मीन्स एनसीईआरटी सोल्यूशन। इस सारे, अगर आपने अच्छे से सारे पार्ट्स देखे हैं तो आपको कोई डाउट नहीं है। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैं एग्जांपल के लिए बताती हूँ, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस। क्या पूछा गया है? डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन प्रोटेस्ट इन फ्रांस। कौन सी ऐसी सर्कमस्टेंसेस थे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में आउटब्रेक लाने का काम किया, मतलब क्रांति क्यों हुई, किस कारणों की वजह से। तो अब आपको पता ही है कि लुई 16 ने टैक्सेस को बढ़ाया, सबसिस्टेंस क्राइसिस आई, लोग ब्रेड के लिए परेशान थे। और ऐसे माहौल में जब लोग खुद परेशान थे ऑलरेडी, जब लुई 16 ने टैक्सेस बढ़ाने को लेकर मीटिंग करी और जिसके बाद में थर्ड स्टेट की डिमांड को नहीं माना गया और उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि यही लिखना है आउटब्रेक्स। अब इसके लिए आप लोग जो पार्ट है आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन का उसको देख सकते हैं। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन है, अब देखिए, डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल्स ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग द, अभी मैंने इसका आंसर आपको ऊपर बताया था, ये देखिए आप देख सकते हैं। फ्रांस की जो रेवोल्यूशन थी उसकी लेगेसी क्या है? द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये इस तरीके से बहुत आसान है, आप सारे आंसर्स को कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।